हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल थ्योरी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन के नाम से इसको जाना जाता है। पहले शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था आती है, इसके पश्चात नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था का स्वरूप सामने आता है। क्योंकि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से क्या है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत बेसिकली ये कहना चाहता है कि सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अंग अपना अपना कार्य करें, एक दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप न करें, एक दूसरे के कार्य में किसी दृष्टि से कोई भी बाधक वो न बने। तीनों अंगों का कार्यकाल अलग हो, तीनों के निर्वाचित होने का तरीका अलग हो, तीनों की शक्तियां अलग हो, तीनों की स्वतंत्रताएं अलग हो, तीनों एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना करें, एक दूसरे के कार्यों के संदर्भ में अगर सामान्य भाषा में कहें तो अड़ंगा लगाने की कोशिश ना करें। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा होगा कि सरकार के तीनों अंग अपना अपना कार्य करेंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अपना काम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में तो एक संकट पैदा होगा। और वो संकट ये होगा कि उनके निरंकुश होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं व्यवस्थापक हूं, अगर मुझे कहा गया कि आपको किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, आप अपना कार्य करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं, आप कार्यपालक हैं, आपको भी यही निर्देश दिया जाता है, और थर्ड पर्सन न्यायपालिका के रूप में है, उसको भी यही निर्देश दिया जाता है, तो इसमें एक बाउंडेशन तो क्या लगा दी कि एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जब एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे तीनों के निरंकुश होने की संभावना बन जाएगी, यानी सरकार के तीनों अंगों के निरंकुश होने की स्थितियां पैदा हो जाएंगी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी कानून बनाने वाला अंग, लागू करने वाला अंग और न्यायिक प्रक्रिया को संचालित करने वाला अंग, तीनों जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो निश्चित बात है काम तो फाइनली मिलके ही करना है। क्योंकि सरकार का काम संचालित करने के लिए तीनों मिलकर काम करेंगे तभी संचालित होगा। कानून बनाने वाले ने कानून बना दिया, लागू करने वाले ने कहा कि नहीं, मैं ये कानून लागू नहीं करूंगा, इस प्रकार से लागू नहीं करूंगा जैसा कि मुझे व्यवस्थापक निर्देश दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में टकराव की संभावना पैदा होगी। इस स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया गया, इस स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तीनों अंगों को म्यूचुअल डिपेंडेंट बना दिया गया, परस्पर निर्भर बना दिया गया, एक दूसरे के ऊपर निर्भर बना दिया गया। और निर्भर बनने के बाद जो सिद्धांत सामने आया वो आता है नियंत्रण व संतुलन। यानी तीनों अपना काम करें, लेकिन तीनों काम करते समय आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के काम करें, एक दूसरे पर निर्भर होकर के काम करेंगे, तभी कार्य व्यवस्था ठीक प्रकार से संचालित हो पाएगी। अन्यथा स्वतंत्र अस्तित्व उनके अस्तित्व को खतरा पैदा कर देगा। इसलिए तीनों को आपस में संतुलित कैसे किया जाए, इनको आपस में जोड़ के कैसे रखा जाए और सरकार अपना कार्य कुशलता पूर्वक कैसे करे, इस विचार को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, इस थ्योरी को प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति कौन है, मोंटेस्क्यू। अब मोंटेस्क्यू ने क्या किया, मोंटेस्क्यू बेसिकली वो अमेरिकन संविधान निर्माताओं का पिता कहलाता है, और अमेरिका के संविधान के बनने से 100 साल पहले उस व्यक्ति का जन्म हुआ था, और उस व्यक्ति ने अमेरिका के संविधान के लागू होने से 100 साल पहले इस सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण कर दिया। उसने कहा शक्ति ही शक्ति की नियंत्रक हो सकती है, बंदूकधारी पर बंदूकधारी का नियंत्रण। यद्यपि इस सिद्धांत की जो शुरुआत है वो इससे पहले से देखने को मिलती है। इससे पहले कहां, प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में भी इस व्यवस्था को देखा जा सकता है। प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं, लेकिन वो थ्योरी के रूप में सामने नहीं आ पाए। बस उन्होंने सामान्य भाषा में निर्देश दिया कि सभी अपना कार्य करें, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। और सबसे सुंदर व्याख्या तो कौन करता है इसमें, सबसे सुंदर व्याख्या करने वाला व्यक्ति है प्लेटो। और प्लेटो ने तो बिल्कुल साफ कहा कि मानव आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, संयम, साहस। विवेकी व्यक्ति क्या बनते हैं, विवेकी व्यक्ति शासक बनते हैं, आदर्शवादी राजा बनते हैं, और संयमी व्यक्ति क्या बनते हैं, उत्पादक बनते हैं, और साहसी व्यक्ति क्या होते हैं, सैनिक बनते हैं। एक राज्य को इन तीनों की आवश्यकता होती है, और अपने थ्योरी में वो बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि एक दूसरे के कार्यों में इनको किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो राज्य का स्वरूप बिगड़ जाएगा, राज्य का स्वरूप विकृत हो जाएगा, ये निर्देश देता है। ठीक इसी प्रकार से अरस्तु सरकार के 3 अंग बताता है और सरकार को 3 भागों में वो बांटता है, असेंबली, मजिस्ट्रेट और जुडिशरी।
असेंबली, मजिस्ट्रेट और जुडिशरी। तो अब तक की जो मैंने बात बताई उन बातों को मैं बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट करके बताता हूं। तो यहां पे आज हमारा जो सिद्धांत है वो है शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन। शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत, यह सिद्धांत है हमारा, शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सिद्धांत के संकेत प्लेटो और अरस्तु के काल से ही देखने को मिलते हैं। प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में मिल जाते हैं। प्लेटो, अरस्तु। जैसा कि हम जानते हैं, प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए, विवेक, संयम व साहस। विवेकी व्यक्ति क्या बनते हैं? विवेकी व्यक्ति जो होते हैं वो बनते हैं शासक। संयमी व्यक्ति क्या होते हैं? उत्पादक। और साहसी व्यक्ति होते हैं सैनिक। अब यहां बात करें शक्ति पृथक्करण की, तो वो स्पष्ट संकेत देता है प्लेटो कि इनको एक दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर ये एक दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो वास्तविक अर्थों में यह न्याय होगा। यानी प्लेटो का जो राज्य का कॉन्सेप्ट है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, पूरी तरह से विशुद्ध रूप से इस थ्योरी के ऊपर आधारित है, इस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत के ऊपर ही वो जो है निर्भर होकर काम करता है। अगले आते हैं कौन? अरस्तु। जैसा कि आप जानते हैं, अब अरस्तु क्या कह रहे हैं? अरस्तु ने बताया, सरकार के 3 अंग बताए उन्होंने, असेंबली, मजिस्ट्रेट और जुडिशरी। असेंबली, मजिस्ट्रेट व जुडिशरी, ये तीनों अंग अपना काम करें, एक दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना करें। अपने सिद्धांत के माध्यम से बिल्कुल वो क्लियर रूप में अरस्तु अपनी बात का प्रस्तुतिकरण करते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की इस स्थिति के आधार पर व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती। अतः इन अंगों को आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड बनाने का जो कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया इस सिद्धांत के साथ में, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है मॉन्टेस्क्यू। तो अगला व्यक्ति कौन आता है? आधुनिक युग में मॉन्टेस्क्यू को इस सिद्धांत का जनक कहते हैं। इस सिद्धांत का जनक कहते हैं। अब देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? इस सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों हुई? इस सिद्धांत की आवश्यकता के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है, सबसे मुख्य कारण वो है कि ये जो सिद्धांत है ये बेसिकली ये प्रस्तुत भी बताना चाह रहा है कि शक्ति ही शक्ति की नियंत्रक हो सकती है। शक्ति ही शक्ति की नियंत्रक हो सकती है। शक्ति ही शक्ति की नियंत्रक हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, बंदूकधारी पर बंदूकधारी का नियंत्रण। बंदूकधारी पर बंदूकधारी का नियंत्रण। बंदूकधारी के ऊपर बंदूकधारी का नियंत्रण, यानी शक्ति के ऊपर कंट्रोल करने के लिए शक्ति ही काम कर सकती है और शक्ति ही शक्ति के दुरुपयोग को रोक सकती है। शक्ति ही शक्ति के दुरुपयोग को रोक सकती है। शक्ति ही शक्ति के दुरुपयोग को रोक सकती है। इसका मतलब सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम करें। देखो, हमने साफ क्लियर किया, आधुनिक युग में मॉन्टेस्क्यू को इस सिद्धांत का जनक कहते हैं
इस सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई? इस सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि शक्ति शक्ति की नियंत्रक हो सकती है, बंदूकधारी पर बंदूकधारी का नियंत्रण हो सकता है, बंदूकधारी ही बंदूकधारी को नियंत्रित कर सकता है, और शक्ति ही शक्ति के दुरुपयोग को रोक सकती है। अगर कोई शक्ति दुरुपयोग की स्थिति में आती है तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए शक्ति ही काम कर सकती है। इस प्रकार से व्यक्ति की सुरक्षा के उपायों में से एक ये सिद्धांत आगे चल के क्या होता है, समय के साथ व्यक्ति की सुरक्षा के उपायों में से यह सिद्धांत एक साधन बन गया, व्यक्ति के सुरक्षा उपायों में से ये क्या बन गया, एक साधन बन गया, व्यक्ति के सुरक्षा उपायों के ऊपर ये काम करने लगा। इस प्रकार से अब इसमें अलग अलग विचारक आते हैं और देखें हम तो जॉन लॉक, या देखिए अगला विचार कौन आता है, जॉन लॉक। जॉन लॉक नाम का जो विचारक है वो इस सिद्धांत के संदर्भ में ये अपनी पुस्तक सिविल गवर्नमेंट में के खंड 2 में कहते हैं कि सिविल गवर्नमेंट के खंड 2 में शक्तियों के पृथक्करण की चर्चा करते हैं। शक्तियों के पृथक्करण की चर्चा करते हैं। शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत वो शक्तियों के पृथक्करण की चर्चा करते हैं जॉन लॉक। और मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में, अपनी पुस्तक क्या नाम है, द स्पिरिट ऑफ लॉज में यह सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया, विस्तार से प्रस्तुत किया। स्पिरिट ऑफ लॉज में सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो देखो क्या लिखा, समय के साथ व्यक्ति की सुरक्षा को उपायों में से यह सिद्धांत बन गया क्योंकि सरकार के अंग निरंकुश होने लगे तो व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। तो सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया तो ये सिद्धांत नियंत्रण और संतुलन के रूप में जब सामने आता है तो व्यक्ति के सुरक्षा उपायों में से एक उपाय ये बन जाता है। जॉन लॉक ने सिविल गवर्नमेंट के खंड 2 में शक्ति के पृथक्करण की चर्चा करते हैं और मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंतर्गत इस बात का प्रस्तुतिकरण किया और इस बात को उन्होंने सलीके से प्रस्तुत किया। तो यहां जैसे हमने देखा प्लेटो और अरस्तु हैं, प्लेटो और अरस्तु उनके जो है अध्ययन में भी ये मिलता है। देखो यहां ये इनका काम क्या, विमर्शात्मक असेंबली का काम क्या है, विमर्शात्मक कार्य है। उसके बाद इनका कार्य प्रशासनिक और इनका न्यायिक, प्रशासनिक और न्यायिक, ये इनका कार्य था। ये संभवतः मैं अगले पेज पे चला गया था, लिखना भूल गया था। तो इस प्रकार से विमर्श का कार्य, प्रशासन का कार्य, न्यायिक कार्य, तीनों व्यक्ति अलग अलग करें, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। अभी देखो अब हम बात करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं, इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाएं। तो यहां पे बोंदा की बात करते हैं, जान बोंदा, जिसने पहली बार संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। तो जान बोंदा जो है ये अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि शासन के कार्यकारी और न्यायिक अंग अलग अलग होने चाहिए। शासन के कार्यकारी व न्यायिक अंग अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए।
कार्यकारी और न्यायिक अंग अलग अलग होने चाहिए, एक दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना करें। अब यहां क्या आता है, मॉन्टेस्क्यू। अब ये तो बातें बताई मैंने, उदाहरण बताया कि इतिहास में भी शक्ति पृथक्करण देखने को मिलता है। मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और अमेरिकी संविधान निर्माताओं को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने मॉन्टेस्क्यू को संविधान का पिता बताया। इतना पसंद आया उनको विचार, मॉन्टेस्क्यू को संविधान का पिता यानी अमेरिकन संविधान का पिता बताया। अमेरिकन संविधान का पिता बताया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ही हैं। उनको ये विचार इतना पसंद आया, इतना अच्छा उनको लगा कि इस व्यक्ति के द्वारा दिया गया सिद्धांत व्यवस्था को ठीक प्रकार से संचालित कर सकता है और सुरक्षित कर सकता है। और इसी बात से प्रभावित होकर के आगे चल के लॉस्की जो है वो कहते हैं स्वतंत्रता कागजी प्रावधानों में सुरक्षित नहीं रहती, इसके लिए लोगों को सदा जागरूक रहना चाहिए। तो स्वतंत्रता लॉस्की कहते हैं स्वतंत्रता कागजी प्रावधानों में जीवित नहीं रहती। इसके लिए लोगों को सदा जागरूक रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। ऑलवेज एवरीवन शुड बी अवेयर, प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। तो स्वतंत्रता की कीमत क्या है? जागरूकता। स्वतंत्रता की कीमत क्या है? जागरूकता। अगर स्वतंत्रता बना के रखनी है, स्वतंत्रता को स्थापित रखना है, तो स्वतंत्रता स्थापित तभी रह सकती है, स्वतंत्रता तभी जीवित रह सकती है जब जो है क्या उसमें जो है लोग आपस जागरूक बने रहें। अगर वो जागरूक नहीं होंगे तो स्वतंत्रता कभी भी कायम नहीं रह सकती। अब हम बात करें अगर इस सिद्धांत के समर्थकों की, तो इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? देखिए, समर्थकों में सबसे पहले कार्ल जे फ्रेडरिक, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सीएफ स्ट्रॉन्ग, ब्लैक स्टोन, सीएफ स्ट्रॉन्ग, ब्लैक स्टोन, कार्ल जे फ्रेडरिक, कार्ल जे फ्रेडरिक। और सबसे बड़ा समर्थक जिसने कॉन्सेप्ट ही प्रस्तुत किया था, अब यहां पे बात करें तो देखो, ला पालोम्बारा, ला पालोम्बारा, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू सबसे बड़ा समर्थक मॉन्टेस्क्यू, जिसके द्वारा इस सिद्धांत को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वो पूरी दुनिया में आज भी जो है उस व्यक्ति का नाम सम्मान से लिया जाता है, सम्मान से लिया जाता है। लॉस्की, इन्होंने तो एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दिया, क्या? स्वतंत्रता की कीमत स्वतंत्र चौकसी। स्वतंत्रता की कीमत क्या है? चौकसी है, यानी सतत चौकसी स्वतंत्रता की कीमत होती है, सतत चौकसी। सतत चौकसी स्वतंत्रता की कीमत है।
ये इन्होंने जो है, और इसकी जो आवश्यकता सिद्धांत की, उस आवश्यकता के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के विचारकों ने अपने अपने तर्कों का प्रस्तुतिकरण किया, अपने अपने उन्होंने तर्क रखे। इसके पश्चात अपन इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि किन उदाहरणों के माध्यम से हम जो है इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता। इस सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? नंबर 1, राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना। राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना फर्स्ट आवश्यकता, सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख आवश्यकता। नंबर 2, नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा। नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा। नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के उद्देश्य से भी इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। कार्य विभाजन में विशेषीकरण। कार्य विभाजन में विशेषीकरण। ठीक है भाई, अपना कार्य सभी जो है सक्षमता से करें और पूर्ण सक्षमता के साथ करें। शक्ति की पहरेदारी शक्ति द्वारा संभव है। शक्ति की पहरेदारी शक्ति द्वारा ही संभव है। शक्ति की पहरेदारी किसके द्वारा संभव है? शक्ति की पहरेदारी शक्ति के द्वारा ही संभव है। शासन का कार्य सुगम बनता है। शासन का जो कार्य है वो पूरी तरह से सुगम बनता है, सरल बनता है, व्यवस्थित बनता है और उत्तरदायित्व निश्चित हो जाते हैं और न्यायपालिका की निष्पक्षता सामने आती है। उत्तरदायित्व का निर्धारण। उत्तरदायित्व का निर्धारण और न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष बनती है। न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष बनती है। इन तथ्यों के कारण से इस सिद्धांत की आवश्यकता है। और राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास व राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीति विज्ञान के अनिवार्य सिद्धांत बन गए। अनिवार्य सिद्धांत बन गए। इन कारणों से सिद्धांत बन गए। इन कारणों से सिद्धांत की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत की महती आवश्यकता होती है। चलो अपन एक बार रिपीट करते हैं, लिखा अपन ने भी। देखिए, नंबर 1 आवश्यकता, राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना। राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना, एक शक्ति दूसरी शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करेगी। नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा, निश्चित बात है, कानून बनाने वाला है वो अगर अपने हिसाब से कानून बना रहा है और दूसरा उसको लागू नहीं कर रहा तो व्यवस्था ठीक से संचालित नहीं होगी। इसलिए नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा। कार्य विभाजन में विशेषीकरण, कार्य विभाजन में वर्क डिवाइडेशन में विशेषीकरण। विशेषीकरण के कारण से कि कार्य विभाजन जो है वो सब अपना स्तर पे कर सके, व्यवस्थापिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप न करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, तो यहाँ पे शक्ति की पहरेदारी शक्ति द्वारा ही संभव है। शासन का कार्य इससे, शक्ति की पहरेदारी यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे की निगरानी ये आपस में मिलकर ही कर सकते हैं।
शासन का कार्य सुगम बनता है और उत्तरदायी, शासन का कार्य सुगम बनता है, एक दूसरे के कार्य में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो। और उत्तरदायित्व का निर्धारण, मुझे क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, थर्ड को क्या करना है, यानी मुझे, आप, थर्ड का मतलब है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को क्या काम करना है, ये उत्तरदायित्व निश्चित होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष बनती है। उसके बाद राजनीतिक विकास व राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है, ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी जनता में समानता, व्यवस्था में क्षमता, व्यवस्थाओं का की विभिन्नता, ये जो सिद्धांत है ये अनिवार्य बन गया। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अनिवार्य रूप से एक कॉन्सेप्ट के रूप में काम करता है, सिद्धांत के रूप में काम करता है, व्यवस्थित स्वरूप के रूप में ये काम करता है और व्यवस्था को चलाता है। अब हम बात करते हैं शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है ये अलग अलग राष्ट्रों में कैसे काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं, आया कहां से सिद्धांत, ये आया तो अमेरिका से। कहां से आया? अमेरिका से आया। तो अमेरिका से आया तो सबसे पहले अपन अमेरिका के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अमेरिका में सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का मतलब कांग्रेस, कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रपति और न्यायपालिका का मतलब सर्वोच्च न्यायालय। अब इन तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है? कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका, जनता के द्वारा चुनाव होता है, यानी वहां की जो पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस बोला जाता है, उसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। दोनों अंगों के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित है, सदनों का कार्यकाल निश्चित है। स्वतंत्र इनकी शक्तियां हैं, ये कुछ अपने स्तर के ऊपर भी स्वतंत्र शक्ति के रूप में काम करते हैं और संविधान द्वारा प्रदत्त इनकी अलग शक्तियां हैं। राष्ट्रपति जनता द्वारा चुनाव, कार्यपालिका आ गई, स्वतंत्र इसकी शक्ति है, निश्चित कार्यकाल है और संविधान द्वारा इनको भी शक्ति दी गई है, यानी ये भी स्वतंत्र हो गए। यानी ये जो बॉक्स में बंद है ना, ये नियंत्रण व संतुलन के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को, ये वाला शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को, ये बॉक्स में जो है, ये जो आयत में बंद है, ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है। इधर देखें न्यायपालिका में भी, तो न्यायपालिका की बातों को भी बॉक्स में देखें। जीवन पर्यंत कार्यकाल रहता है न्यायाधीशों का, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन का जनक तो अमेरिका ही माना जाता है। 1803 में सबसे पहले न्यायाधीश मार्शल के द्वारा मार्बरी बनाम मेडिसन मामले में न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत की गई थी, तो अमेरिका न्यायिक पुनरावलोकन का जनक याचिका का जनक माना जाता है। स्वतंत्र शक्तियां हैं और संविधान के द्वारा प्रदत्त इनकी शक्तियां हैं। ये जो बॉक्स में बंद है, ये देखो मैं सर्किल क्लिक कर रहा हूं, यहां पे ये जो बॉक्स में बंद है, ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है, ये इस बात को क्लैरिफाइड कर रहा है कि सभी की अपनी शक्तियां हैं, सभी अपने स्तर पर पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के ऊपर किसी भी दृष्टि से डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन अब बीच बीच में एरो के निशान इधर उधर आ रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि अगर ये इस प्रकार से काम करेंगे तो हो सकता है कि निरंकुश होने की संभावना हो। इसलिए मोंटेस्क्यू के द्वारा दिए गए सिद्धांत को बेस बनाया गया और मोंटेस्क्यू के द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांत को बेस बना के यहां पे देखो, राष्ट्रपति क्या करेगा? कांग्रेस ने कोई कानून पारित किया, विधेयक पारित कर दिया, को कांग्रेस के द्वारा पारित किए गए विधेयक को, कांग्रेस के द्वारा पारित किए गए विधेयक के ऊपर यहां पे राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। यानी ये कितने भी कानून बना ले, लेकिन फाइनल पावर किसके पास पहुंच गया? राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। वो वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है विधेयकों पर वीटो। तो विधेयकों पर वीटो ये है नियंत्रण संतुलन है। ये क्या है? बैलेंस, चेक एंड बैलेंस है। ये नियंत्रण व संतुलन है। फिर है महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगी संसद यानी कांग्रेस। नियुक्ति और संधियों की पुष्टि यहां पे कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति और संधियों की पुष्टि कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो यहां पे जो भी काम हो रहे हैं आपस में एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे। कांग्रेस कर रही कुछ पुष्टियों की नियुक्ति, सीनेटोरियल शिष्टाचार एक कॉन्सेप्ट होता है जो अपन संविधानों में पढ़ेंगे। उसके बाद है हाईकोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति है, हाईकोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति है वो कौन कर रहा है? ये इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। जज अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? जब होंगी काम शुरू कब होगा? जब राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। तो नियुक्ति के संदर्भ में न्यायपालिका डिपेंड होगी किसके ऊपर? कार्यपालिका के ऊपर। यहां पर विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति के ऊपर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार से ये जो बीच में जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, ये ब्लैक बॉक्स में जो मैंने ब्लैक सर्किल में जो बनाए हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इनको डिपेंड बना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इनको निर्भर बना रहे हैं। इनकी निर्भरता का स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम सोवियत। अब सोवियत संघ की बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है।
वहां पे सबसे बड़ा दल कौन सा है? साम्यवादी दल। सबसे बड़ा दल कौन सा है? साम्यवादी दल। अब साम्यवादी दल के अंडर में रहते हैं मंत्री परिषद, संघीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम सोवियत, सब उसके अंडर में रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तरीके से देखा जाए, व्यवहार देखा जाए तो व्यवहार तो देखो साम्यवादी दल है, इसकी जो सबसे ऊंची सेल होती है वही काम करती है। तो सोवियत रूस में व्यवहार शक्ति संतुलन यही है। ये आपस में ये जो है ये थोड़ी बहुत इनकी आपस में डिपेंडेंसी को दर्शा रहा है। सिंपल बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, रूस में ये तीनों अपना अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अगर केवल अपना काम करे तो भी व्यवस्था नहीं चलेंगी, इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर कुछ हद तक डिपेंड बनाया गया है। तो ये जो नीले वाला जो निशान है ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के काम करते हैं, व्यवस्था को चलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहां देखो साम्यवादी दल आ गया और साम्यवादी दल के अंडर में ये तीनों प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, यानी सर्वोच्चता इसकी है। लेकिन ये आपस में जब काम करते हैं, म्यूचुअल जब काम करते हैं, आपस में जब एक दूसरे काम करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम करते हैं, व्यवस्थाओं को चलाते हैं। अब हम बात करें अगर, तो यहां पे कॉन्सेप्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि भारत में नियंत्रण में संतुलन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है, यह व्यवहार किस प्रकार से स्वरूप में काम करता है। तो देखिएगा यहां पे सरकार के 3 अंग में लिखता हूं, देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, 3 पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग। पहला क्या है? व्यवस्थापिका। पहला क्या है? व्यवस्थापिका। दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 अंग हो गए। अब व्यवस्थापिका का मतलब क्या है? संसद। संसद के कितने सदन? 2, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के सदन 2, अंग होते हैं 3। कार्यपालिका की बात करें तो यहां पे एक तो हो गया कौन? नाम मात्र। एक हो गया कौन? वास्तविक। वास्तविक। तो नाम मात्र का तो कौन? राष्ट्रपति। वास्तविक कौन? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। और न्यायपालिका में कौन? यहां पे आ गया सर्वोच्च न्यायालय। अब हम बात करते हैं शक्ति पृथक्करण की। तो शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में तो क्या होगा? शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में ये तीनों अपना काम करें, एक दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना करें, न व्यवस्थापिका, न कार्यपालिका, न न्यायपालिका। एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना करें, आपस में जुड़ के रहें, मिलके रहें। ये एक अलग इश्यू है, लेकिन सबका कार्यकाल अलग है, सबका नियुक्ति का तरीका अलग है, सबका निर्वाचन का तरीका अलग है, सबकी सैलरी अलग है, सबकी संविधान प्रदत्त शक्ति अलग है, सभी की सब शक्तियां अलग अलग है, सभी की सभी शक्तियों का स्वरूप बिल्कुल डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है। अब यहां पे जब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ही नहीं तो फिर क्या होगा? निरंकुश होने की संभावना हो जाएगी। तो यहां अब बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? यहां पे राष्ट्रपति का चुनाव इनके द्वारा किया जाएगा, यानी इसमें विधानसभा भी शामिल होती है, लेकिन चुनाव कौन कर रहा है? राष्ट्रपति का चुनाव संसद के मनोनिर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य। अब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कौन चलाएगा? संसद। महाभियोग कौन चलाएगा? पार्लियामेंट में चलेगा महाभियोग। अब ये संसद कितने भी कानून बना दे, लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास ये एरो यूं जा रहा है, ये कहेगा वीटो पावर, वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास ये कौन सी शक्ति आ गई? वीटो शक्ति आ गई। वीटो यानी मैं मना करता हूं, लैटिन भाषा का शब्द है। अब प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? इनकी नियुक्ति ये हो रही है। तो शक्ति पृथक्करण तो एक ही, तीनों अलग अलग है। और नियंत्रण व संतुलन ये कहता है कि आपस में किस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंड है। तो प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति।
अब यहां बात करते हैं राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति ये किसको अपॉइंट कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कर रहा है। ये क्या कर रहा है? नियुक्त कर रहा है। नियुक्ति। अगर इनके ऊपर महाभियोग चलाना है तो कौन चलाएगा? संसद। इन पे महाभियोग चलाना कौन चलाएगा? संसद। यहां पे महाभियोग, महाभियोग, इनके ऊपर महाभियोग संसद में चलेगा। अब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने लागू कर दिया। व्यवस्थापिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने लागू कर दिया। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए, कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून अगर संविधान के विपरीत है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका क्या करेगी? इन दोनों के कार्यों को, इन दोनों का जो काम है इसका क्या करेगी? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये जो तीर के निशान निकाल के मैंने इधर से उधर जो एरो के निशान बताए हैं, ये कह रहे हैं कि ये आपस में एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, ये आपस में जुड़ के रहेंगे तभी व्यवस्था संतुलित रहेगी। बंदूकधारी पर बंदूकधारी का नियंत्रण, शक्तिशाली पर शक्तिशाली का नियंत्रण। शक्ति ही नियंत्रण कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अध्यादेश कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। देख, एक उदाहरण है कि ऑर्डिनेंस कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। संसद का सत्र, यहां बात करो सत्र की, अध्यादेश की, तो सत्र बुलाना, अध्यादेश जारी करना, ये सभी कार्य किसके द्वारा संचालित संपादित होंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के नाम संदेश भेजेगा कौन? राष्ट्रपति। तो यहां पे ये क्या कर रहा है? ये संदेश भेज रहा है, संदेश भेज रहा है। तो ये एक इधर से उधर जो एरो के निशान जा रहे हैं, ये इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, इस बात का क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं का संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, आपस में कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है। तो आज की इस क्लास में हमने शक्ति पृथक्करण नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत पढ़ा, जिसका हमने इतिहास देखा कि प्लेटो अरस्तु के काल से ये जो है चला आ रहा है, लेकिन इसको सिद्धांत के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? मोंटेस्क्यू को जाता है। स्पिरिट ऑफ लॉज, जिनको अमेरिकन संविधान का जनक कहा जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक में सिद्धांत दिया और ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि आपस में केवल अलग रहने से काम नहीं चलेगा, आपस में डिपेंड होकर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्थाओं को संचालित कर पाएंगे। और अमेरिकन संविधान निर्माताओं को उनका ये विचार इतना पसंद आया कि उन्होंने अमेरिका के संविधान का इसको पिता कह डाला कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ये फादर हैं। इस प्रकार से हमने इस सिद्धांत को समझा, जाना और जो है इसको मैंने आपको बताने की कोशिश की सोवियत संघ, अमेरिका, भारत के उदाहरणों के माध्यम से। थैंक यू, नमस्कार।